हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। सो भाई NEP 2020 में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करूँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके 101% पूछे जाएंगे वो आपको बताऊंगा। सो यदि आप CTET की तैयारी कर रहे हो, HTET की, UP टेट, REET, MP टेट, तो मैं यह कहूँगा दोस्त कि आप बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल पर और सही वीडियो पर आए हो। NEP 2020 को इससे बेटर आई थिंक कोई समझा नहीं सकता, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। नो डाउट कि हर एक इंसान का अपना अपना एक मेथड होता है समझाने का, लेकिन एक काफ़ी बेटर तरीके से जिस प्रकार पहले वीडियोज दी गई हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, मिलियंस में वो वीडियो है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। PDF, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इसके ऊपर हम बाद में लास्ट में बात करेंगे क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट, बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले यह देख लो कि NEP होता क्या है। तो NEP को कुछ कैंडिडेट बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इसमें आपको लिखा भी हुआ है। इसका हिंदी में मतलब हो जाता है नई शिक्षा नीति, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो NEP को न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 एजुकेशन पॉलिसियाँ आ चुकी हैं, इस वजह से नई बोल देते हैं, तो वह भी कोई गलत नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या मतलब है इसका? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ओके, अब देखो NEP में कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में है क्या? यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा नीति मतलब कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाएगी स्कूल और कॉलेजेस में आपकी, उसको डिसाइड करने के लिए NEP को बनाया जाता है। अब तक जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, फ्रीडम हुए हैं, तब से अब तक हमें 3 बार NEP हमारे देश में लागू हो चुकी है। तो सबसे पहले कब हुई थी? 1968 में। बस इसको याद कर लो, तीनों याद हो जाएंगे। कैसे साहब? जो दूसरी हुई है 1968 को उल्टा कर दो, 68 को 86 हो गया, तो दूसरी हुई आपकी 1986 में। पहले कब थी आपकी? 1968 में, दूसरी आपकी 1986 में, और तीसरी हुई आपकी 2020 में। यह तो अभी की है, इस वजह से आपको याद भी होगा। तो 3 शिक्षा नीतियाँ, 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी लागू अब तक की गई हैं। पहली 68 में, दूसरी 86 में और तीसरी 2020 में। तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तीनों इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी जो आपका एक शिक्षा का पैमाना है, किस प्रकार से आपकी शिक्षा दी जाती है, उस वजह से यह तीनों लागू की गई थी। अब मैं बात करूंगा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि साहब जब हमारे देश में एक बार शिक्षा नीति लागू कर दी गई तो फिर क्या ज़रूरत थी दूसरी बार लागू करने के लिए, और फिर क्या ज़रूरत थी तीसरी बार यानी कि 2020 लागू करने के लिए? तो प्यारे दोस्त, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से और मन टिका कर समझना इस बात को। जैसे कि UK, US या कोई और कंट्री है, उनके अंदर शिक्षा जो आपकी एजुकेशन है वह उसका एक अलग स्तर है। इंडिया के अंदर अलग है, बांग्लादेश के अंदर अलग है, नेपाल के अंदर अलग है। सभी देशों में शिक्षा स्तर अलग अलग होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब पहली बार शिक्षा नीति लागू करी गई थी उस टाइम पे कंडीशंस, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, हमारी जनसंख्या, हमारे पैरामीटर कुछ और थे। उसके बाद जब 1986 में की गई तब कुछ और थे, और आज का टाइम एक टेक्नोलॉजी का टाइम है, एक आधुनिक एरा है, एक आधुनिक समय है। तो आज नई शिक्षा नीति लागू करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके अंदर साहब क्या क्या होता है? इसके अंदर आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस, किस प्रकार से शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, और किस उम्र से किस उम्र तक आपका एक बच्चा, खासकर स्कूल के समय की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपका कब एक एलिजिबल हो जाता है बच्चा पढ़ने के लिए। तो यह सभी चीज़ों के लिए आपका NEP लागू करना ज़रूरी होता है। ओके साहब, समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ जो NEP 2020 है, तो यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। क्वेश्चन आ सकता है, इसको डबल मार्क कर लेना। अब मैं बात करता हूँ जो NEP बनी है, यह कौन अध्यक्ष रहा, कौन सी आपका आयोग था, कब शुरू हुई? तो जून 2017 में इसका डिस्कस शुरू होती है कि साहब एक NEP हम लेकर आएंगे। तो आपको एक टाइम दे दिया जाता है 2 साल का, तो मई 2019 तक। ठीक है, तो पूरे 2 साल में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन। नाम इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल मार्क कर लेना। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। क्या है ये ISRO, ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या है, पूर्व चीफ है। ठीक है, अध्यक्ष थे उसके, तो लेकिन पूर्व अभी नहीं है। तो क्या नाम है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन।
इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 2019 में, और उसी के बिहाफ पर NEP 2020 को लागू कर दिया गया। ओके साहब, अब मैं बात करता हूँ कि जो NEP 2020 लागू हुई है, क्या यह प्रॉपर तरीके से लागू हो चुकी है? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टार्टिंग में जब 2020 में क्या हो गया था, आपका कोविड आ गया था, तो उसकी वजह से भी यह पॉलिसी आपकी 2 से 3 साल डिलाई हो गई थी, और अभी भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में यह लागू नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी लगभग आपके प्रॉपर तरीके से इस वर्ष में आपकी कंप्लीट तरीके से आपकी लागू हो जाएगी। ओके साहब, अब मैं बात करता हूँ NEP 2020 का जो मेन टारगेट है वो क्या है। यह बोला गया कि जितनी भी आपकी GDP होगी, ठीक है, जो आपका GDP का 6% हिस्सा होगा वो आपका सरकार एजुकेशन पर खर्च करेगी। तो एक अच्छी बात है। देखो, टारगेट आपका छोटा हो या बड़ा, लेकिन एजुकेशन पर अगर इतना भी खर्च होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एजुकेशन यानी कि शिक्षा और चिकित्सा, यह दो ही मैटर सबसे बड़े रहे हैं। इनफैक्ट सभी देशों के अंदर आई थिंक ये रहे होंगे। अच्छा, MHRD, ठीक है, एक यह मिनिस्ट्री थी, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। यह मिनिस्ट्री कौन सी थी, इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या नाम चेंज किया गया, इसका नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ट्रिपल मार्क कर लो, यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं टीचिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ, 2 कोर्स आपके, एक तो आपका MPhil उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब आपकी MPhil नहीं होगी, ठीक है। यह कौन सी शिक्षा नीति में बोला गया, 2020 में। अब बोलोगे कि साहब जिसने पहले कर रखा है वो तो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आगे नए बच्चे MPhil नहीं कर पाएंगे। ओके साहब, एक बोल दिया कि जो आपकी BEd है, जिसके लिए आप HTET CTET यह सब क्वालिफाई करते हो, इसके लिए क्या बोला गया कि जो बच्चे अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, 2030 तक कर पाएंगे, लेकिन 2030 के बाद आपकी जो BEd होगी वो होगी, लेकिन उसके पैरामीटर्स बदल दिए जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा 4 साल का, एकीकृत। जैसे कि किसी ने BSc करनी है तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो BEd भी साथ में कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी है ये, लेकिन 2030 के बाद यही एक कोर्स बचेगा जिसने टीचिंग में जाना है, तो उसको यानी BSc प्लस BEd करना ही होगा। ओके साहब, क्या समझ गए आप? लेकिन अभी क्या चल रहा है, जिसने BSc कर लिया, BA कर लिया, तो उसके 2 साल का उसके बाद उसको कोर्स करना होता है BEd का, ठीक है। तो लेकिन 2030 के बाद यह मान्य नहीं होंगे, मतलब कि यह कोर्स ही बंद कर दिया जाएगा 2 साल वाला। ओके साहब, ऐसा ही ठीक MEd में भी है। चलो, अब आते हैं हम, आपका स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वह NEP 2020 के अनुसार किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बच्चा कितने साल का होगा, कब क्या क्या चीज़ें पढ़ेगा, उसकी उम्र और उसकी क्वालिफिकेशन, इन 2 चीज़ों पर अब बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिए गए इन दोनों चीज़ों को। अब देखो, बोला गया कि 3 साल से 18 साल का बच्चा, यानी कि लगभग 15 साल उसको किताबों के टच में रहना पड़ेगा, तब जाकर उसकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट होगी 10+2 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको फॉर्मूला ध्यान रख लो, 53 34, 5 + 3 + 3 + 4, ये वाला 5 3 3 4, मतलब दोनों 3 बीच में है, पहले 5 और लास्ट में 4। यह क्या है साहब, यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप 10 20 30 स्टार मार्क कर लो। यह आपका 101% आएगा, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। क्या आएगा, यही आएगा कि जो NEP 2020 में जो एक नई जो NEP में जो नया पैटर्न सेट किया गया है स्कूली शिक्षा का, वो क्या होगा, 5 + 3 + 4 + 3, 5 + 3 + 3 + 4, मतलब 4 ऑप्शन डाल देगा। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो दोनों 3 है वो बीच में आएंगे, लास्ट में 4 आएगा और स्टार्टिंग में 5, क्योंकि 5 एक बड़ा नंबर है। ओके साहब, अब देखो आप, जो आपको 4 सर्कल दिख रहे हैं, तो यह है आपके 5 + 3 + 3 + 4, यह आपका 5 हो गया, यह 3, यह 3, यह 4। तो अब हमारी स्कूली शिक्षा को NEP 2020 के अंतर्गत 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। पहला आपको ब्लू कलर दिख रहा है, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लैक और लास्ट येलो। जो पहली 5 साल हैं यह बच्चे के लिए रहेंगी फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि जब आपकी नींव जमती है किसी भी चीज़ की, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका जो कोर होता है उस पर काफ़ी हम मेहनत करते हैं कि पूरा घर उसके ऊपर खड़ा रहे, तो ठीक इसी प्रकार से सबसे ज़रूरी है ये। फिर इसके बाद ये आपकी 3 साल भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है ये वाला स्टेज, इसका क्या नाम है, मिडिल स्टेज, ठीक है। और लास्ट में आपकी सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, यानी कि यह बड़ी क्लासें अब हो गई स्कूल के अनुसार। ओके साहब, तो सबसे पहले हम 5 को पढ़ेंगे, फिर 3 को, फिर 3 को, फिर 4 को। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, जो पहली 5 साल है आपकी, बच्चा को बोला गया कि अब आप बच्चे को 3 साल का होते ही स्कूल में भेज सकते हो। तो 3 + 5 8, यानी कि 3 साल से और 8 साल तक बच्चा इस क्लास में रहेगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा तब आपका बच्चा
थर्ड क्लास में होगा, ठीक है, यानी पहले और दूसरे कंप्लीट कर जाएगा। अब 8 से 11, 9, 10 और 11 यानी कि आपका तीसरी, चौथी और पाँचवीं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास आपकी होगी ग्रीन वाले डब्बे में। इसके बाद आपका बच्चा यहाँ पे होगा 12, 13 और 14 साल का, आपका 6th, 7th, 8th, छठी, सातवीं और आठवीं क्लासें कंप्लीट करेगा। लास्ट में है आपका येलो, जिसमें आपका 4 क्लासें होंगी, यही सबसे आखिर की क्लासें होंगी। इसमें क्या होगा, आपका बच्चा 15, 16, 17 और 18 साल का होगा, आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आपका कंप्लीट कर जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पैटर्न सेट किया गया है कि बच्चा 3 साल का होते ही एडमिशन ले सकता है और बच्चा 18 साल का होगा तब उसकी 12th हो जाएगी। ठीक है साहब, इसके अंतर्गत यह हो गया। अब मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ, जो पहली 5 साल हैं उसमें क्या क्या होगा। पहली 5 सालों में से आपका जब बच्चा 3 साल का स्कूल जाने लगेगा तो 3, 4 और 5 और 6, ठीक है, मतलब 4, 5 और 6 जब बच्चा इतने टाइम का होगा तब उसके लिए क्या किया जाएगा, तब उसके लिए उसको खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ABCD, आपका अल्फ़ाबेट, आपका अनार, आम, मतलब हिंदी के वर्णमाला, ये सब जो चीज़ें हैं उसको खेल के माध्यम से सिखाई जाएगी। कैसे, जैसे कि प्ले स्कूल बनाए गए हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी भेज सकते हो अपने बच्चों को। उसमें क्या होगा, जैसे कि कोई जहाज़ रख दिया, उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर लिख दिया A, कोई गाड़ी रख दी, उसके ऊपर लिख दिया B। तो अब स्टार्टिंग में तो बच्चे को यह नहीं पता कि इसको B बोलेंगे या A बोलेंगे, लेकिन हम बच्चों को जब 1 साल का होता है उससे पहले ही खिलौने दे देते हैं, तब वह समझ चुका है कि गाड़ी कौन सा खिलौना है 3 साल तक आते आते, और जहाज़ कौन सा है, टैंक कौन सा है। तब हम बोलेंगे जाओ बच्चे वो गाड़ी उठा के लेके आओ, तो वो B अक्सर वाली लेके आएगा। आराम आराम से उसको बोलेंगे कि इस गाड़ी के ऊपर क्या लिखा है, उसको नहीं पता, ठीक है, उसका माइंड सेट करवाया जाएगा, इस गाड़ी के ऊपर लिखा है B। तो फिर 2, 4, 5, 10 दिन के बाद उसको बोला जाएगा डायरेक्टली कि बच्चे B वाली गाड़ी उठा के लेके आओ। फिर लास्ट में बोला जाएगा कि B वाला खिलौना उठा के लेके जाओ। फिर लास्ट में बोला जाएगा कि आप B उठा के लेके आओ। तो इस प्रकार से बच्चा का एक जो माइंड सेट है वह खेलते खेलते ही आप क्या करेगा, अल्फ़ाबेट सीख लेगा, A to Z सीख लेगा, जो आपकी हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं वह सब सीख लेगा, व्याकरण सीख लेगा, आपकी गिनती सीख लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माइंड सेट रहेगा। लेकिन इसमें पहली एंड दूसरी ही क्लास करवाई जाएगी। इसके बाद मैंने बता ही दिया आपकी तीसरी, चौथी और पाँचवीं, इसमें क्या किया जाएगा बच्चे का, वही खेल के माध्यम से इसमें सिखाया जाएगा। खुद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी के अंदर स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकता है, किसी के अंदर एक म्यूजिशियन हो सकता है, तो वह सभी चीज़ें डिस्कवर यहीं से शुरू होंगी आपकी तीसरी क्लास से, ठीक है, तीसरी, चौथी और पाँचवीं क्लास। अच्छा, जो आपकी अब मिडिल स्टेज आ गई, इसमें बच्चे को थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेट करवाया जाएगा। छठी, सातवीं और आठवीं में मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, आपकी रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल्स, यह सब चीज़ें क्या होगी छठी, सातवीं, आठवीं में। और लास्ट में जो आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं होगी, इसमें आपका यदि बच्चा कोई एक विशेष सब्जेक्ट के टच में है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो अब यहाँ पे उसके पास 4 साल का टाइम है। 9वीं और 10वीं तो उसके लिए स्पेशल ही यह दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि 11th 12th में किसी को साइंस लेने हैं, किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, किसी को स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पर अब 2 साल उसके पास क्या है वह बिल्कुल अच्छे से देख सकता है, और कॉलेज में जिस सब्जेक्ट को पढ़ेगा उसकी नींव यहीं से मजबूत कर सकता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि रिया एक स्कूल में पढ़ती है, और रिया ने अभी गणित को या मैथ को पढ़ना शुरू किया है, तो बताओ वह कौन सी स्टेज में है। तो 4 के 4 आपके पास ऑप्शन दे देगा। अब देखो, जो आपके मैथमेटिक्स है वह शुरू होती है आपकी मिडिल स्टेज से, माध्यमिक स्तर से। तो आपका माध्यमिक स्तर होगा छठी, सातवीं, आठवीं, जिसको TGT, ठीक है, TGT के जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो बनते हैं वह इन्हीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वह कहाँ से स्टार्ट हुआ, छठी, सातवीं, आठवीं से। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट करेगा। ओके साहब, आई थिंक आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, दोनों 3। जब अगर आपको फॉर्मूला ध्यान ना रहे, बस एक बात ध्यान रख लेना कि साहब ने बताया था, कि सर ने बताया था कि दोनों 3 बीच में होंगे, और पहले आएगा आपका सबसे बड़ा अक्षर, तो बच गया कौन सा, 4, ठीक है। तो यह आपका फॉर्मूला है, स्टार्ट यहीं से होता है। यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास करवाई जाएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, और लास्ट में 9 से 12 तक की आपकी क्लास करवाई जाएंगी। ओके साहब, अब मैं बात करता हूँ जो इसका एक सिद्धांत रखा है, इतना तोड़ मरोड़ के क्यों रखा है, क्योंकि इसका जो रोट सिस्टम था, रोट का मतलब होता है रटना, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और अब क्या होगा, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। अब की बार जो NEP लागू की गई है उसका मेन टारगेट क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर काम करेगा वो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा,
ठीक है, क्योंकि यार हमें खुद नहीं पता होता था। जैसे मैं खुद हूँ, अगर मैं खुद का एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल सेट आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे को अल्टीमेट करना म्यूजिक था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्कूल में भी म्यूजिक ले सकता हूँ, और हमारे स्कूल में था भी नहीं। तो इस वजह से हमें स्टार्टिंग में संस्कृत हमने पढ़ी है, छठी सातवीं और आठवीं में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी होगी। नौवीं दसवीं में मैं म्यूज़िक ले सकता था, स्कूल में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि स्कूल चेंज करके कहीं हम बाहर भी पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो फिर मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, और फिर 11th एंड 12th में मैंने साइंस साइड ले ली। अगर मेरे को पता होता कि जैसे अब है NEP, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था और आप बन कुछ और गए, अपनी तैयारी किसी और चीज़ की क्योंकि आपको बाद में पता चला, आपने कॉलेज मास्टर डिग्री ये सब कर लिया, आपको बाद में लगा कि यार मेरे अंदर तो ये कला है। क्योंकि हम उस टाइम पे डिस्कवर करने का इतना मौका नहीं मिलता था। रोड सिस्टम था, मतलब कि रटना। जैसे कि अध्यापक क्या करते थे, 10-10 20-20 पेज के कॉपी बनाने के लिए देकर जाते थे, फिर डंडों से पिटाई करते थे। अब बच्चा डरने, उस पीटने से बचने के लिए क्या करेगा भाई, वह उसको रट के ही लेके जाएगा। आपने भी और मैंने भी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। अच्छा, इसके अंदर एक कंसेप्ट है बहुभाषिकता, यानी कि मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसमें जो आपको बोला गया है कि NEP आपकी जस्ट एक लैंग्वेज में नहीं होगी, इसके अंदर कई प्रकार के लैंग्वेज आपके लिए आप काम में लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, जो संसाधन के रूप में है भाषा, यानी भाषा को कभी भी आप समस्या के रूप में मत लेना। यह क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा। कैसे क्वेश्चन डालेगा कि भाषा को NEP 2020 में किस प्रकार से बोला गया है, कि समस्या के रूप में है या एक साधन के रूप में है, किस प्रकार से। तो एक साधन के रूप में है। कैसे है अभी बताता हूँ कैसे है। देखो, यदि कोई बच्चा नॉर्थ साइड का बच्चा या फिर कोई साउथ साइड का बच्चा नॉर्थ साइड में आता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके पापा की जो भी कुछ ऐसी है, तो वह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी भाषा में ज़्यादा स्कूल हैं। वैसे तो इंग्लिश मीडियम में भी हैं। चलिए, आज के टाइम पे तो तकनीक ही ऐसी है कि स्पेशल इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी के साथ इंग्लिश मीडियम में भी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, जो उसकी मातृभाषा है, स्टार्टिंग में उसी लैंग्वेज में बच्चे को शिक्षा देंगे। 5वीं तक तो कंपलसरी है, हो सकता है कि 8वीं तक भी। फिर उसके साथ साथ दूसरी लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा। आप संस्कृत को भी एक ऑप्शनल के रूप में ले सकते हो, इस पर ऐसा बोला गया है। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टीचर ने एक सवाल किया जो कि इन तीनों बच्चों को भी आता है और इस लड़की को भी आता है, लेकिन एक आगे बच्चा बैठा है, इसको इस सवाल का आंसर नहीं आता। यही बोलता है NEP 2020 कि अब बच्चे को आपने मारना पीटना नहीं है, उसको खड़ा कीजिए, उससे पूछिए, अगर नहीं आ रहा तो उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके यही बताया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसको हम बोलते हैं। मतलब अब टीचर ने उसको बताना है, टीचर का कर्तव्य भी है। जस्ट NEP बच्चों के लिए नहीं बना, टीचर के लिए भी बना है। ओके साहब, मुझे यहाँ का इस NEP का एक खास पॉइंट लगता है एवोल्यूशन, ठीक है। एक एवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए क्या किया गया है कि बच्चों का जो प्रोग्रेस होगा, एक डेटा होगा कि कोई बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा और क्यों कर रहा है। तो इसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसका क्या नाम होगा, परख। यह संस्था ऑलरेडी बना दी गई है, तो इसका क्या नाम है, परख। क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों के शिक्षा में मूल्यांकन के लिए किस संस्था को बनाया जाएगा या बना दी गई है, तो उसका क्या नाम रहेगा, आपका परख, ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर इसको हम बोलते हैं, परख इसका नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही बोल दिया कि 5वीं या 8वीं तक जो बच्चे की लोकल घर की या फिर एक एरिया की लैंग्वेज है, उसी में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। यहीं पर वही बात बोली गई है। अब बात करता हूँ मैं, एक 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 स्तरीय फार्मूला, वही है अगेन। इस पे क्या क्या है कि पहले जब हम स्कूली शिक्षा लेना शुरू करेंगे तो उसी लैंग्वेज में होगा जिसमें हम घर में, आस पड़ोस में, अपने एरिया में बात करते हैं, ठीक है। और इसको पहली भाषा यही है जिसमें मातृभाषा आप बोल सकते हैं। इसको संस्कृत एक दूसरी विकल्प के रूप में आप रख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत एक अच्छी बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो इसका विकल्प है, थोपा नहीं जाएगा, विकल्प है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या किया गया है कि इसको काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है। यह नहीं कि इस फॉर्मूले को काफ़ी कठोर बना दिया गया, संस्कृत आपको लेना ही ज़रूरी है या फिर इंग्लिश पढ़ना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिल्कुल काफ़ी सॉफ्ट तरीके से रखा गया है। हिंदी जो आपकी भाषा है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि साहब हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा आज तक नहीं बनी है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उसमें से एक भी भाषा हमारी राष्ट्रीय लेवल की, मतलब हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर बोला ही नहीं गया।
सिखा दिया गया अब हमें कुछ टीचर्स के द्वारा, कुछ ऐसे ही लोगों के द्वारा, और हम बस वही अभी मतलब सिस्टम उसी में चल रहे हैं कि भाई ऐसा ही है। तो ध्यान रख लो भाई, हिंदी हमारी ना तो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी कोई भाषा नहीं है राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। इंग्लिश का हमारे संविधान में जिक्र ही नहीं है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप बोलोगे कि साहब जब इंग्लिश हमारे संविधान में नहीं है तब हम क्यों पढ़े? हम अपने अब खुद को डेवलप करने के लिए, जैसे कि अब यूएस में, यूके में या अदर कंट्री, उनके साथ बॉन्डेज, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेट करने के लिए जस्ट एक लैंग्वेज है यार ये भी इंग्लिश। थोपा नहीं किसी ने आपके ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता, एक अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, एक अच्छे एक्ट्रेस हो सकते हैं। इनफैक्ट हमारे मोदी जी को देख लो, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती इतनी अच्छे तरीके से, फिर भी वो कम्युनिकेट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं आई थिंक। जो यहाँ से वो हिंदी में बोल लेंगे, कोई ट्रांसलेट करेगा उसको, वो जहाँ पर वो उसका जिसको बात बतानी है उसको वो इंग्लिश में सुनाई देगी। अब वो वहाँ से इंग्लिश में बोलेगा, वही ट्रांसलेटर अब मोदी जी को हिंदी में बताएगा, कान में लगा देते हैं। तो सब चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, NEP 2020 के अनुसार क्या बोला गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दे देना। कक्षा 6 में अतिरिक्त भाषा यानी कि एडिशनल लैंग्वेज के रूप में आप जो शास्त्रीय यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, हमारे पास 8 अभी क्लासिकल लैंग्वेज है, उनमें से एक का चुनाव कर सकते हो। कौन कौन से? आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, प्राकृतिक, पाली और फारसी, इनमें से आप एक ले सकते हो, ठीक है साहब। इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है आपका समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो कि ये एक काला, या फिर जिस प्रकार से हम इसको गोरा बच्चा बोलते हैं, इसको काला बच्चा बोल देते हैं। यह एक कोई अलग कंट्री का बच्चा है और ये अलग कंट्री के बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि इनको अलग शिक्षा दी जाए और इस बच्चे को अलग। इसमें क्या बोला है कि भाई किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाएगा, सभी को एजुकेशन एक साथ दी जाएगी। तो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव जो आपकी शिक्षा है वह, इसको इंक्लूसिव क्लासरूम भी बोल देते हैं, समावेशी कक्षा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 10 बार मार्क कर लो क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न 2000 बार बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक आया था, एक राइट आया था, राइट टू, इसको इंग्लिश में बोल, आई थिंक इसको बोलेंगे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनके हाथ सही से काम नहीं कर रहे होते, पाँव ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो दिव्यांग उसको हिंदी में बोलते हैं। एक अधिनियम बनाया गया था 2016 में। काफ़ी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी, जैसे कि कोई बी को डी पढ़ रहा है, कोई एल को 7 पढ़ रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको भी विशेष अधिकार होते हैं और वह क्या होते हैं, वह भी एक साथ ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे यह एक लड़का व्हील चेयर पे है, बाकी सभी 3 के 3 नॉर्मल हैं, तो क्या इसके लिए हम अलग से इसको शिक्षा दें? नहीं साहब, 2020 बोलती है एजुकेशन कि सब एक साथ ही पढ़ेंगे। ओके साहब, अब इसमें क्या है खास बातें। अच्छा, अब आपके बता दिया, यह तो हमने बात कर ली कि आपका किन लोगों के लिए किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक होंगी, टेक्स्ट बुक्स होंगी जो आपकी, यानी जिस कक्षा मतलब जहाँ से आपको देखकर पढ़ना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक तो आप रट्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनको अब मल्टी कलर्स में, मल्टी लैंग्वेज में इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा जैसे कि जिसको बच्चा रिलेट करके सीख सके। जैसे कि घर में एक सेब है, एप्पल है, घर में उसको कुछ और बोल रहे हैं, बच्चा को A4 कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि बच्चा घर के तरीके से, घर की लैंग्वेज के तरीके से और वहाँ पर खिलौनों के माध्यम से सीख गई। तो टेक्स्ट बुक भी आपकी इसी प्रकार से तैयार की जाएंगी। ज़्यादा भारी भरकम नहीं होंगी, ज़्यादा मोटी किताबें नहीं होंगी, रिलेटेड टू कंटेंट ही आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इतिहास में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी सारा पोर्शन जो हमें अब तक वैसे ही पढ़ाया जा रहा था, कुछ राजा महाराजा हमारे जो बाहर से आए थे, जिसको सो कॉल्ड हम राजा महाराजा बोलते हैं, तो क्या है कुछ उनको वैसे ही पढ़ाया जा रहा था, उनका इतिहास में कुछ महत्व ही नहीं था, तो अब उनको बाहर निकाल दिए गए। ओके साहब, अब क्या किया गया कि स्कूली तैयारी मॉड्यूल्स, इसमें क्या क्या है कि हर 3 महीने पर बच्चों के टेस्ट लिए जाएंगे, देखा जाएगा कि बच्चा कहाँ पर कितना एग्जिस्ट कर रहा है। अगर
कहीं पर उसकी गलती है तो उसको बताया जाएगा। यह स्कूल का एक अपना क्या रहेगा, कर्तव्य रहेगा कि वह, जैसे कि आपने देखा होगा, आपके साथ में खुद रहा ही होगा ऐसा कि हर एक क्लास में से 2-4 ही टॉपर निकलते हैं, तो भाई बाकी क्या करते हैं, वो टॉपर क्यों नहीं होते? क्या वो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कभी उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। एक मूवी आई थी आपकी तारे ज़मीं पर, आमिर खान साहब उसमें मेन लीड में है, और एक बच्चा होता है स्पेशली उसके डिसेबिलिटीज़ होती है, उसको भी कुछ ऐसा ही दिखता है, बी को डी दिखता है, आई थिंक ऊ को 3 देखता है, वो कुछ ऐसी सी टाइप से है वो। लेकिन आमिर खान साहब क्या करते हैं, उस बच्चे को देखते हैं कि यह एक स्पेशल बच्चा है, ठीक है, तो देखते हैं कि यह बहुत कुछ कर सकता है, और लास्ट में वही बच्चा बहुत कुछ भी करता है। लेकिन हमारे स्कूल्स में क्या है, अब मान के चले कि छोटे बच्चों को गाय का प्रस्ताव ही लिखना दे दिया, अब 4 बच्चों ने ठीक लिख दिया और 25 बच्चों ने गलत कर दिया। अब क्या करेंगे, टीचर उनको पिटेंगे भी और ये बोलेंगे, भाई अच्छा तेरे को गाय का प्रस्ताव कभी नहीं पता? हरियाणवी में कैसे बोलते हैं, अरे भाई तेना को नहीं बे रखे कि गाय के 4 टांग हुए हैं, 4 इसके 2 सींग हुए हैं, 2 आँख हुए हैं, एक लंबी पूँछ हुआ है, सफ़ेद रंग की भी हुआ है, दूध देने का काम करे। तो बच्चे को थोड़ी इतनी ज़्यादा चीज़ों को पता है, तो अब टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड है कि इसको उस तरीके से, उस वे में गाय का चित्र दिखाए या प्रैक्टिकल दिखाए कि एक अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें, वीडियोज़, पोस्टर्स, जो चित्र होते हैं उसके माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। यही बोला गया है NEP 2020 की पुस्तकों में, किताबों में, पाठ्यक्रम में। ओके साहब, आगे देखता हूँ मैं, यदि कुछ रहता है तो ठीक है। हाँ, एक बनेगा आपका प्रोग्रेस कार्ड, इसमें अगेन वही होगा कि आपका जस्ट यह है, कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है इसके ऊपर नहीं होगा। बहुयामी, मल्टी डायमेंशनल, इसमें क्या होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि आपका मानसिक स्तर का विकास आंका जाएगा। भावनात्मक, आप इमोशनल कितने हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपका खेल से रिलेटेड, आपका यदि कोई संगीतकार है उससे रिलेटेड, यह सभी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएंगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने NEP 2020 को काफ़ी अच्छी तरीके से 25-26 मिनट में डिस्कस किया है, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, लगातार आप तक प्रॉपर तरीके से सही कंटेंट लेकर आ रहा है TET वाला यूट्यूब चैनल, यानी कि प्यारे दोस्तों टैट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद भी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रिस्पोंड करते हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट करते हैं और हमें डायरेक्ट बताते भी है कि साहब हमारा ये वाला टैट हो गया, हमारा ये वाला टैट हो गया, और आपके पढ़ाए हुए यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे। सो हमें इस चीज़ पर प्राउड भी होता है। टैट वाला टीचर का एक ही छोटा सा उद्देश्य यही है, छोटा लगा लो बड़ा लगा लो, कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक उसी प्रकार से कि जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कवि पहुँच सकता है, कि जहाँ पर कोई ना पहुँच रहा हो, कि बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगेन वही है कि किसी को किसी टीचर का मेथड समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी और टीचर का। तो हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, नो डाउट कि और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक टीचर अपने अपने हिसाब से सभी बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन हमारा पैशन है, मरते दम तक हम अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे, और आपका प्यार है, ये काफ़ी वीडियोज़ मिलियंस में जा चुकी हैं, और इसी के कारण हमें लगता है कि हाँ भाई, यदि हमारा पढ़ाया हुआ यहाँ से कोई बच्चा अपने मोबाइल पर, टैब पर, सड़क पर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं पढ़ा रहे? ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, टैट वाला टीचर आपके साथ हमेशा है। बहुत सारे बच्चे अपनी अदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी भेजते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे, डिमोटिवेट हो, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हो। आपको उसका भी सोल्यूशन हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। कहाँ पर भेज सकते हो? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगा, ना मिले तो आप टैट वाला टीचर लिखकर टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, सबसे ऊपर अपना ही चैनल आएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। क्या फ़ायदा होगा साहब? वीडियोज़ के लिंक आपको मिलेंगे, PDF फाइल मिलेगी, कब कौन सी वैकेंसी है, कब कौन सा टैट आ रहा है, और भी बहुत सारी जानकारी। ओके साहब, तो अब वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हाँ चलिए अब मैं बात करता हूँ लास्ट में जाते जाते, अगर आपको यह वीडियो कंटेंट PDF सब चीज़ें पसंद आई हैं, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर और लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब को भी, यूट्यूब इंगेज करता है इन चीज़ों को कि हाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, कि हाँ आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, और हमें भी लगता है कि साहब हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और हम सही ट्रैक पे हैं। तो आपके कोई और क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके साहब, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन यह है कि अब तक भारत में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई जा चुकी है? 3, 4, 5 या 6? फटाफट कमेंट करके बता दो।